Yashwant sir. My name is Meet Pandya. I scored 61 in IDT. First of all, thank you for all the efforts you had made for clearing all the concepts in IDT. You made the concepts in IDT cluster clear, for which I am grateful to you, and gratitude is always towards you for clearing my group 2. Myself, Priti Jain. I have scored 60 marks in ITT. I have taken classes from Yashwant Mangal sir through Google Drive. It was really wonderful experience. His teaching skills are superb. The conceptual clarity given by him helped me a lot in clearing my CA finals. If anyone is thinking about him or to take classes from him, then please go for it. It will helps you a lot in CA finals. यस सरकार, नमस्कार। माहौल बनने वाला है अब टीडीएस एंड टीसीएस का। तो सरकार आइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएसटी का, टीडीएस एंड टीसीएस हम रिवाइज करते हैं। एंड सर, रिवीजन से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सर, लेक्चर देखने के बाद अगर माहौल बन जाए तो सर डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ग्रुप कि सर हमने तो लेक्चर देख लिया है, अब आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए। आओ बच्चों, टीडीएस एंड टीसीएस सबसे पहली बात करते हैं। सर टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस की जो बात करी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सर आइए, सेक्शन में 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बोलता है टीडीएस। सर सिंपली बताता हूं आपको, पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूं टीडीएस क्या है। सर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयूज, गवर्नमेंट सोसाइटी वगैरह को अगर आपने जो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस का सप्लाई किया है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट, सर इंक्लूडिंग ऑल अदर टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग 2.5 लाख, तो ऐसे केस में सर जब गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगा, जब भी आप बिल इश्यू करेंगे, सर वो जो पेमेंट करेंगे तब आपको सर 1% टीडीएस कट करके रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे। और सर 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में 2% आईजीएसटी टीडीएस कट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करेंगे। और जो टीडीएस कट करेंगे वो सर जीएसटीआर 7 के थ्रू अपना रिटर्न सबमिट करेंगे, टीडीएस का स्टेटमेंट सबमिट करेंगे बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और जो टीडीएस उन्होंने डिपॉजिट किया गवर्नमेंट को, वो सर आपके जीएसटी, आप जब जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, वो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा, जो आप यूज कर सकते हो फॉर पेइंग योर ऑन लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। क्लियर? ये मैकेनिज्म है किसका? टीडीएस का। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं डिटेल में प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस। सर अगर आपने सप्लाईज दी है किसको, तो रेसिपिएंट अगर ये लोग है तो ही टीडीएस कट करने का है। सर ये रेसिपिएंट, ये लोग जो है, इन्हीं को टीडीएस की लायबिलिटी है, किसी और को टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। तो सर डिडक्टर ऑफ टीडीएस कौन कौन होंगे? सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, या सर एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी विच इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर established by any government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। तो सर ये 51% और more participation by way of equity इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो ऐसी बॉडी को जब आप सप्लाई करेंगे तो वो टीडीएस कट करेगा। देन सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड सर एक और पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे केस में सर जो रेसिपिएंट होगा, जो कस्टमर होगा, सर वो अगर ये लोग है, तो ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख है, तो जितने का भी आपने बिल लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सीडिंग 2.5 लाख का है, अब आपने बिल जो इंडिविजुअल बिल लिखा है, मान लो सपोज लिखा है 20,000 का, तो भी ऐसे केस में टीडीएस कटेगा। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, जो बिल में लिखा है, उसका टीडीएस कटेगा। 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी और 2% आईजीएसटी अगर इंटरस्टेट सप्लाई था तो। आइए बच्चों, अब यहां बोल दिया क्या, किनको टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती। सबसे पहली बात, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो सर उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इफ अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन एनेक्सर ए है और उसके ऑफिस है, तो उनको टीडीएस काटना है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो भी सप्लाईज ली है आपसे, भले वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आपको वो लोग टीडीएस नहीं कट करेंगे। देन सर ये लोग, अगर ये जो टीडीएस के डायरेक्टर्स है, इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को सप्लाई किया है, तो इनको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मेटल स्क्रैप के केस में सप्लायर भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, इन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया तो टीडीएस कट करेगा। क्लियर? अदरवाइज इन लोगों ने अगर आपस में एक दूसरे को, किसी को भी सप्लाई किया, जैसे एक पीएसयू ने दूसरे पीएसयू को, या एक सोसाइटी ने पीएसयू को, या वाइस वर्सा, इन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर अब बात आती है क्या, कितना वैल्यू होगा तो टीडीएस कटेगा। मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। क्या रेट ऑफ टीडीएस होगा, मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। अच्छा, अगर सप्लायर
अनरजिस्टर्ड है तो बिल पे जीएसटी लगाएगा ही नहीं, बिल पे जीएसटी लगाएगा नहीं तो टीडीएस की बात नहीं आएगी। पर अगर सप्लायर कंपोजिशन स्कीम वाला है तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है तो टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। अब सर आती है वैल्यू सप्लाई क्या होगा, किस वैल्यू पे टीडीएस करेगा, जो आपका इनवॉइस वैल्यू है इंक्लूडिंग ऑल अदर टैक्सेस बट एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाले टैक्सेस। सर नाउ नो टैक्स टू बी डिडक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ध्यान रखिएगा। यहां पे सप्लायर, सुनना, सप्लायर मान लो मिस्टर यशवंत मंगल, ये सप्लाई कर रहा है बीएमसी, मतलब सर मुंबई की लोकल अथॉरिटी को, महाराष्ट्र की लोकल अथॉरिटी को यशवंत मंगल सप्लाई कर रहा है। क्लियर। अब ऐसे केस में सर समझने की कोशिश करना, अगर यशवंत मंगल इज लोकेटेड इन राजस्थान, बीएमसी इज लोकेटेड इन मुंबई, और मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई महाराष्ट्र है, तो सर सप्लायर कहां का है, राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां का है, मुंबई का, महाराष्ट्र का, तो मैं इंटरस्टेट सप्लाई पे बिल पे क्या लगाऊंगा, आईजीएसटी लगाऊंगा, और आईजीएसटी अगर लगाऊंगा तो आईजीएसटी का टीडीएस बीएमसी कट करेगा। क्लियर। अब सुनना बात को ध्यान से, अगर यही कॉन्ट्रैक्ट मुंबई बीएमसी ने मेरे को दिया होता जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होता, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान है, सप्लायर भी राजस्थान का, सप्लायर भी राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान है, पर मैंने सर्विसेज जो दी है वो रेसिपिएंट मुंबई महाराष्ट्र का है बीएमसी। अब ऐसे केस में सिंस सप्लायर राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान है, ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, मैं बिल पे सीजीएसटी और राजस्थान एजीएसटी लगाऊंगा। अब सर रेसिपिएंट जो है वो बीएमसी कहां पर है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, अब ऐसे केस में वो राजस्थान का एजीएसटी का टीडीएस कैसे कट करेगा यार। इसलिए सर इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 को वी डोंट केयर। तो सर जहां पे सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है विच इज अदर देन द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर फिर सर टीडीएस का रिटर्न कब तक जमा करना पड़ता है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, और वो टीडीएस का रिटर्न जब सबमिट करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह तब उनको जीएसटी 7 की फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है, टैक्स भी पे करना है। ओके, और लेट हो गए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को, जो टीडीएस डायरेक्टर्स है उनको 18% टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टैक्स पर, वो तो नॉर्मल आपको पता ही है। सर टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर जीएसटी 7A की फॉर्म में टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डायरेक्टरी को। ओके, नाउ रिफंड ऑफ एक्सेस और एरनियस डिडक्शन, अगर मान लो कभी एक्सेस या एरनियस डिडक्शन हो गया तो ऐसे केस में वो डिडक्टर या डायरेक्टरी दोनों में से कोई भी एक पर्सन चाहे तो ये एक्सेस अमाउंट का रिफंड ले सकता है। पर अगर ये एक्सेस अमाउंट जो था वो आपके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो सप्लायर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होकर वहां डिपॉजिट हो गया है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी रिफंड एट ऑल। सर नाउ अदर की कॉन्सेप्ट्स, रजिस्ट्रेशन, टीडीएस डायरेक्टर को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी है, भले ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, पर इनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी है टू डायरेक्ट द टीडीएस एज अ टीडीएस डायरेक्टर। सेकंड थिंग, इनके पास अगर सर ध्यान देना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास पैन नंबर होना कंपलसरी, पर इनके पास पैन नंबर नहीं है तो भी 10 नंबर के बेस पे इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। नाउ मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना पड़ता है, इन फॉर्म नंबर जीएसटी 7 फाइल करना पड़ेगा। सर पूरे महीने में कोई भी डिडक्शन नहीं किया तो भी नील जीएसटी 7 फाइल करना पड़ता है इनको। क्लियर, डन। और जो टीडीएस इन्होंने रिटर्न सबमिट किया है उसके बेस पे जो टीडीएस का अमाउंट है वो सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा, वो वहां पे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करेगा, वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा। आइए बच्चों, ये फॉलोइंग वो केसेस है जहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट सर, जहां पे टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू ₹2.5 लाख, ध्यान रखिएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्जाम में एक बार एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था जहां पे अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी दिया था और जीएसटी का अमाउंट जब हमने एक्सक्लूड किया तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही थी विदाउट जीएसटी वो 2.5 लाख आ रही थी, तो हर टीडीएस की जरूरत नहीं होती है, टीडीएस नहीं कटेगा, एक्सीडिंग 2.5 लाख पे ही टीडीएस करता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख है पर उसमें टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सप्लाईज है, तो केवल टैक्सेबल पोर्शन को आपको देखने का है 2.5 लाख एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जाम पोर्शन सर हटा के जब हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखी जीएसटी हटा के तो ऐसे केस में वो 2.5 लाख से 2.5 लाख की आवश्यकता हमारी, तो ऐसे केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देन एग्जम्प्टेड सप्लाईज है, टीडीएस नहीं काटना है। सर गुड्स एग्जम्प्टेड है, टीडीएस नहीं काटना है। देन सप्लाईज आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, सर वो घूम लो और झूम लो, याद है पेट्रोल और डीजल या फिर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले गुड्स, इन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है। जब जीएसटी नहीं लगता है टीडीएस की बात ही नहीं आएगी बेटा। सर फिर अभी हमने जो पढ़ा सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है विच इज अदर देन द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर अगर शेड्यूल 3 का कोई ट्रांजेक्शन है जीएसटी लेवी नहीं होता है, लगता ही नहीं साहब किस बात का टीडीएस। देन अगर रेसिपिएंट लायबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रेसिपिएंट को पूरा टैक्स पे करना है भाई, केवल टीडीएस जमा नहीं कराना है,
उसको पूरा टैक्स उसी को पे करना है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टीडीएस एट ऑल। एंड सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड तो बिल पे टैक्स लगाएगा ही नहीं, बिल पे टैक्स लगाएगा नहीं तो टीडीएस किस बात का बेटा। देन सेस कंपोनेंट भी जीएसटी वाला कंपोनेंट है, जीएसटी कंपोजिशन सेस जो होता है वो जीएसटी वाला अमाउंट है, जीएसटी वाला अमाउंट को हटा के रिमेनिंग वैल्यू पे टीडीएस करता है, इसलिए सेस की वैल्यू पे भी जीएसटी नहीं कटेगा। आइए बच्चों ये टीडीएस की कहानी होती है खत्म। आइए सर टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सर बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी बोलता है। सर अमेज़न का एग्जांपल लीजिए, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हो और आप टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज, देखिए एग्जम्प्ट गुड्स और एग्जम्प्ट सर्विस अगर है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टीडीएस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टीसीएस एट ऑल। एग्जम्पशन पे जब टैक्स लगता ही नहीं है, कि एग्जम्प्टेड सप्लाई पे जब टैक्स लगता ही नहीं है, किस बात का टीडीएस किस बात का टीसीएस। तो सर टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजन के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, जहां पे कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पे जाके गुड्स और सर्विस परचेज करता है और उस गुड्स और सर्विस का पेमेंट जो वो कर रहा है वो पहले ईसीओ के अकाउंट में जाता है और ईसीओ फिर आपने जो सप्लाईज करी है उसका अकाउंट सेटलमेंट करता है ऑन पीरियोडिकल बेसिस। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आपका सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट करेगा, सप्लायर को जो पेमेंट देगा, तब टीसीएस कलेक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करेगा। सर ये प्रोविजन टीसीएस के बोलते हैं। अब सर ऐसे केस में कितना टीसीएस कटेगा, सबसे पहली बात तो एग्जांपल समझ में आया। सपोज आई एम सप्लाइंग द गुड्स थ्रू अमेजन एंड यू आर द कस्टमर, आप जब पेमेंट करते हो, आप जब खरीदते हो उस अमेजन के थ्रू, पेमेंट पहले अमेजन के अकाउंट में आ रहा है और फिर अमेजन मेरा अकाउंट सेटलमेंट करता है। तो जब मेरे को अमेजन पेमेंट करेगा तब टीसीएस कलेक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट मेरे को पे करेंगे। अब सर व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस, सर 0.25% अंडर सीजीएसटी, 0.25% अंडर एसजीएसटी। एंड सर यही अगर इंटर सेट सप्लाई होता, सप्लायर ने जो सप्लाई किया वो इंट्रा किया कि इंटर किया है, अगर मैंने इंट्रासेट सप्लाई किया तो 0.5%, मतलब मैंने अपनी बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया होगा, उसमें से सर ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई था उसका 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी कलेक्ट करेगा ईसीओ। एंड सर मैंने जो सप्लाई किया था वो अगर इंटरसेट सप्लाई था, मैंने अपने बिल पे आईजीएसटी लगाया होगा तो ईसीओ भी 0.5% आईजीएसटी कलेक्ट करेगा एज ए टीसीएस। अब सर ध्यान रखिएगा, सर कितने अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करने का है, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे ही टीसीएस कलेक्ट करने का। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है, सपोज मंथली पीरियोडिकल ईसीओ मेरा अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो जिस पर्टिकुलर मंथ का, जिस पर्टिकुलर पीरियड का वो अकाउंट सेटलमेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने कितना सप्लाईज किया है, लेस कितना रिटर्न आया है। सपोज 10 लाख का माल बेचा है और 3 लाख का रिटर्न आ गया, तो 7 लाख इज द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। 7 लाख पे ही टीसीएस कलेक्ट करने का है। अच्छा 7 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट, बट 7 लाख इज इंक्लूडिंग ऑल अदर टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला अमाउंट बेटा, हाँ है ना भाई। अब सर जो भी टीसीएस कलेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मंथली बेस पे अपना रिटर्न सबमिट करता है, टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट करता है बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 8, और वो टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्लियर? प्लस एवरी मंथ दे हैव टू सबमिट द annual statement in every year they have to submit the annual statement in the form number GSTR 9B on or before 31st December after the end of the relevant financial year। ओके मालिक। सर ध्यान देना GSTR 7 में हमने पढ़ा था क्या, जो टीसीएस जो टीडीएस वाले डिडक्टर होते हैं उन्होंने पूरे महीने में कोई टीडीएस कट किया हो या नहीं किया, उनको नील जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ता है, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कोई नील जीएसटीआर 8 फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर पूरे महीने में कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया है। सर कोई टीसीएस की लायबिलिटी नहीं है तो इनके केस में कोई जीएसटीआर 8 फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ ईसीओ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस की लायबिलिटी थी, उसने टीसीएस कट किया और सर गवर्नमेंट को सर उसने रिटर्न सबमिट करने में 3 साल लेट हो गया, तो आफ्टर 3 years they will not be allowed to file the GSTR 8 except where the government allows the same। okay सर अब अगर टीसीएस GSTR 8 फाइल करते वक्त इनसे कोई गलती हो गई, कोई रेक्टिफिकेशन, कोई मिस्टेक हो गया, कोई ओमिशन हो गया, तो ऐसे केस में ईसीओ विल बी अलाउड टू मेक द रेक्टिफिकेशन इन दी रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स। पर सर ध्यान देना जो रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसको कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते। जिस सब्सिक्वेंट पीरियड में आपको वो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई है, उस सब्सिक्वेंट पीरियड का जब आप जीएसटीआर 8 फाइल कर रहे होंगे उसमें आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो ऑफ द प्रायर पीरियड, और ऐसे केस में मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगी। बट यस देयर इज अ टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। क्या है बेटा, जो सब तरफ दे रखी है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30th November या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट बाय ईसीओ व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक और एरर्स ऑन इन जीएसटीआर 8। ओके मालिक, नाउ जो भी अमाउंट ऑफ टीसीएस कलेक्ट हुआ है सर, जैसे वो जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर सप्लायर्स का जीएसटी नंबर उसमें लिखा जाएगा, तो सप्लायर के पोर्टल से ये पोर्टल लिंक हो जाएगा एंड सर वो आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा अमाउंट, और उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको सप्लायर यूज कर सकता है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ देयर ओन जीएसटी लायबिलिटी। ओके मालिक, नाउ डिपार्टमेंट के पास पावर है कि
डेप्यूटी कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर इस ईसीओ जैसे अमेजन को नोटिस इश्यू करके कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन कि कितना स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी गुड्स का पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, किसका पड़ा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन विद इन 15 वर्किंग डेज अमेजन को ईसीओ को देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, और अगर ये कोऑपरेट नहीं करते, इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो पेनल्टी कैन बी चार्ज अप टू ₹25,000 अंडर सीजीएसटी, इक्वल पेनल्टी अंडर एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो। बेटा आइए सर, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ क्विक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात, एवरी ईसीओ जिस पे टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है, जिस पे टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, तो अमेजन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सेकंड थिंग, अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो या अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस की लायबिलिटी आती है, तो सर उस सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रोविजन में बोला हुआ था सेक्शन 24 में, पर अलग से नोटिफिकेशन देके अगर आप सर्विस सप्लायर हो और अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विसेज सप्लाई भी करते हो विच आर लायबल फॉर टीसीएस, पर सर आपका सर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस नहीं करता है, तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड कंपलसरीली। मतलब जब तक आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेम वे अगर आप गुड सप्लाई करते हो थ्रू ईसीओ जहां पे ईसीओ पे टीसीएस की लायबिलिटी आती है, पर सर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज नॉट क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में अगेन सर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो भी चल जाएगा, आपको भी एग्जामिशन दे रखा है सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन की एनरोलमेंट यूनिक एनरोलमेंट नंबर वगैरह लेना पड़ता है, जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था बेटा, हाँ है ना भाई, डन। तो सर सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए और सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए पहले तो बोला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पर अलग से नोटिफिकेशन देके इनको भी एग्जाम कर दिया है कि अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं कर रहा, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ ईसीओ को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमेशा है अगर वो टीसीएस के लिए लायबल है। तो अब आइए सर, अगर आप गुड सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो बेटा, गुड सप्लाई करते हो थ्रू ईसीओ, सर जहां पे आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो भी आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हो। तो ईसीओ को बोल दिया, ईसीओ तुम्हारे थ्रू जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड सप्लाई करेंगे उनके लिए आपको ये विशेष पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात सर, उनके पास यूनिक एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, मतलब जो लोग सप्लायर से भले आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो क्योंकि आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, पर सर आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके आपके पैन नंबर के बेस पे आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपको अमेजन को देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लिस्टिंग हो पाएगी। अमेजन कैन नॉट अलाउ यू सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट हैविंग एनरोलमेंट नंबर। सर सेकंड थिंग, आपके केस में वो आपको कभी भी इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते ही आप पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है एंड आप रजिस्टर्ड नहीं हो, इसलिए इंटरसेट सप्लाई अलाउ नहीं करेगा। फिर टीसीएस भी कलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, आप पे जीएसटी की लायबिलिटी आती नहीं, तो टीसीएस किस बात का बेटा। पर हाँ, आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए थ्रू अमेजोन, उन सब का ट्रांजेक्शन का डिटेल जीएसटी 8 फाइल करते हुए वो सब फर्निश करेगा, सो दैट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आपने उसके थ्रू कितना कितना सप्लाई किया है। सर अब सेम बात, अगर एक और बात सर, अगर आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, सर मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो ऐसे केस में टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी किसकी आएगी सर, तो सर अल्टीमेटली जो सप्लाई कर रहा है उसका टीसीएस कर रहा है, तो सर अल्टीमेटली सप्लायर को पेमेंट कौन कर रहा है, द ईसीओ हु फाइनली रिलीजेस द पेमेंट टू द सप्लायर, अल्टीमेट सप्लायर को जो पेमेंट रिलीज करता है सर वो ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल होगा। ओके आइए बच्चों, अब है क्या, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो भी आप गुड सप्लाई कर सकते हो थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस की लायबिलिटी आती है, पर सर ऐसे केस में अगेन अमेजन जो ईसीओ है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इन फॉलोइंग पॉइंट का ध्यान रखें, जब कंपोजिशन सप्लायर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो वो इंटरसेट सप्लाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड, वहां पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, भले वो कंपोजिशन सप्लायर पर वो टैक्सेबल पर्सन है बेटा, उसको भी टैक्स की लायबिलिटी आती है, आपको टीसीएस कलेक्ट करना है और उनके जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको जीएसटी 8 फाइल करते वक्त सारे फर्निश करने हैं, ट्रांजेक्शंस मेड बाय सच कंपोजिशन सप्लायर थ्रू योर प्लेटफॉर्म। ओके डन। सर अब आइए कुछ एफएक्यूज के आंसर दिए जीएसटी लॉ कमेटी ऑफ जीएसटी काउंसिल ने जो सर्कुलर के थ्रू यहाँ दिए हुए, ध्यान दीजिए, बड़े अच्छे पॉइंट मुझे लगते हैं ये सारे। सबसे पहली बात सर, अगर मान लो ईसीओ एज अ सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो क्या उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा फॉर कलेक्टिंग द टीसीएस, अगर उस पर टीसीएस की लायबिलिटी है, आंसर इज यस, उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा टू कलेक्ट द टीसीएस, ऑल्दो वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर। सेकंड, क्या एग्जाम सप्लाईज पे टीसीएस लगता है, आंसर इज एब्सोल्युटली नो, जब जीएसटी नहीं लगता है तो टीसीएस किस बात का। अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते थ्रू ईसीओ, क्या टीसीएस कलेक्ट करना है, आंसर इज एब्सोल्युटली नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टैक्स एट ऑल, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टीसीएस एट ऑल। सर अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए तो सप्लायर का टीसीएस कलेक्ट करके क्या करोगे सर आप,
सप्लायर पे लायबिलिटी नहीं जीएसटी पे करने की, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कलेक्टिंग एनी टीसीएस इन रेस्पेक्ट ऑफ आरसीएम सप्लाईज। फिर अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है सप्लायर, तो क्या टीसीएस कलेक्ट करना है? आंसर इज यस। हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि गुड्स के सप्लायर्स, देखो अगर आप सर्विस सप्लायर हो, ध्यान देना, कंपोजिशन स्कीम चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप सर्विस सप्लायर हो और आप अगर ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करो जहां पे टीसीएस लगता है, तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो साहब। पर आप गुड्स के सप्लायर हो और अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो यस यू विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। और ऐसे सप्लायर अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हो तो टीसीएस भी कलेक्ट होगा। ओके मालिक, चलिए सर, जो गुड्स और सर्विस आपने इंपोर्ट करी है, क्या करी बेटा? इंपोर्ट, तो क्या ऐसे केस में टीसीएस कलेक्ट करना है? तो आपको पता है क्या सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की केस में सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम्स के थ्रू गवर्न होती है और कस्टम ड्यूटी पे करके अगेन इंपोर्टर को ही जीएसटी पे करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कोई टीसीएस की बात नहीं आएगी। नो टीसीएस इज लायबल टू बी कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ। फिर सर, अब ईसीओ जब टीसीएस कलेक्ट कर लेता है, अब जब टीसीएस को पे करने जाएगा तब ईसीओ के पास अपना खुद का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो क्या वो आईटीसी यूज कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ टीसीएस? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर, आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी को पे करने के लिए इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी आप यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट योर आउटवर्ड सप्लाई, ये तो केवल टीसीएस का अमाउंट है जो आपको पे करना है। तो सर, ईसीओ विल कलेक्ट द टीसीएस और विल हैव टू पे द टीसीएस इन कैश ओनली बेटा। सर, अब अगर मान लो गुड्स कभी रिटर्न होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? हमने ऑलरेडी बात कर ली कि सर नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे ही जीएसटी पे करने का है, पे ही टीसीएस कलेक्ट करने का है। अब सर ध्यान देना, सप्लायर ए भी है और सप्लायर बी भी है। तो सप्लायर ए का सेल्स था 15 लाख का और उसी महीने में रिटर्न हुआ कितने का? 10 लाख का। तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना है? 5 लाख। 5 लाख पे टीसीएस कलेक्ट होगा ए के लिए। सर, बी का सेल था 8 लाख रुपए का और रिटर्न हो गया कितने का? 9 लाख रुपए का। तो सर नेगेटिव 1 लाख रुपए इसका नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रहा। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव कैसे आ सकता है? अरे पिछले महीने का कोई सप्लाई जो इस महीने में रिटर्न हो गया ज्यादा बेटा, इसलिए इस महीने का सेल कम दिख रहा है, रिटर्न ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है ना यार। तो ऐसे केस में ये नेगेटिव कभी भी टर्नओवर होता है, नेगेटिव नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आती है, तो उसके केस में न तो टीसीएस कलेक्ट करना है, न इसका फ्यूचर में कभी एडजस्टमेंट होगा, इसको इग्नोर करने का। पर हाँ, ए के लिए 5 लाख पे टीसीएस कलेक्ट होगा, सर बी के लिए कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। दोनों को सेपरेट ट्रीटमेंट करते हुए जीएसटी इनवाइज आपको कैलकुलेट करने का है। नेगेटिव अमाउंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, इसके लिए कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट करने का, इग्नोर करने का इन द करंट पीरियड एज वेल एज फॉर दी फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर पीरियड में ऐसा नहीं करोगे आप कि 1 लाख को अगले महीने में से लेस करके नेट वैल्यू पे टैक्स पे टीसीएस कलेक्ट करना, नहीं, कुछ नहीं करने का इसका एडजस्टमेंट। ओके, इग्नोर करने का। नाउ सर, किस वक्त पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है? सर ध्यान दीजिएगा, सपोज सप्लायर ने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया गुड्स सर्विस और बोथ, और सर कस्टमर को 4 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया। अब कस्टमर पेमेंट तो कब करेगा? 4 महीने बाद करेगा। अब ईसीओ को कलेक्शन टीसीएस का अभी करना है जब टाइम सप्लाई आ गया था तब, क्योंकि सर सप्लाई तो हो चुका है, या 4 महीने बाद जब पेमेंट आएगा तब? तो सर यहां पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि जब एक्चुअली सप्लाई हुआ है, TCS is to be collected once supply has been made irrespective of actual collection of consideration। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में आया हुआ है बेटा ये वाला पॉइंट। सर नाउ ईसीओ को एज अ टीडीएस कलेक्टर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, पर क्या उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां जहां उनके सप्लाई लोकेटेड? आंसर इज यस, ईसीओ विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन इन ईच ऑफ द स्टेट जहां जहां उनके सर सप्लायर्स रजिस्टर्ड है, क्योंकि जब भी उन सप्लायर्स का इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तब अपने बिल पे सीजीएसटी और उस रेस्पेक्टिव स्टेट का एसजीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो उस रेस्पेक्टिव स्टेट का एसजीएसटी का टीसीएस पे करने के लिए उस ईसीओ को उस स्टेट में रजिस्टर होना कंपलसरी है। सर अब अगर फॉरेन ईसीओ है और वो लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अगर है, ऑब्वियसली लायबिलिटी तो आएगी। अगर उनके थ्रू कुछ सप्लाई किया है और कस्टमर का जो पेमेंट है वो ईसीओ का अकाउंट मारा है, तो फॉरेन ईसीओ हो या इंडियन ईसीओ हो, टीसीएस तो कलेक्ट होता है। तो फॉरेन ईसीओ को भी इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और इनके लिए सर एक अलग से इनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, तो भी ऐसे केस में इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का एक अलग से ऑफिस है, ज्यूरिसडिक्शन दे रखा है, वो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे वो रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल पे कराएंगे। सर अब आता है क्या, जब रेस्टोरेंट के केस में 9(5) लग गया, आपको पता है स्विगी जोमेटो सर इनके केस में 9(5) प्रोविजन लगता है, तो आपको पता है जहां जहां सेक्शन में 9 सबसेक्शन 5 लगता है वहां तो पूरे ही लायबिलिटी के लिए कौन लायबल है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर। तो जहां 9(5) लगता है वहां टीसीएस नहीं लगता। तो सर अच्छा, और जहां पे ईसीओ इज एक्टिंग जस्ट एज एन एजेंट, जहां कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो ईसीओ के अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो भी टीसीएस नहीं कलेक्ट होता बेटा, टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आती बच्चों। और सर जहां 9(5) लगता है वहां तो पूरा पूरा लायबिलिटी किसका है? ईसीओ का है, वहां टीसीएस कलेक्ट होने की बात नहीं आती है। तो मालिक सर रेस्टोरेंट सर्विसेज सिंस 9(5) में कवर होगी, तो ऐसे केस में टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। सेकंड थिंग सर, अगर
सर 95 लग गया तो ईसीओ पर ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो स्विगी अगर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि उनका कमीशन का सर्विसेज है, उनका प्लेटफॉर्म फी का सर्विसेज है, उसके लिए वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या एज अ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर सेपरेट रजिस्ट्रेशन में लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। 95 सेक्शन के थ्रू दे आर लायबल टू मेक देयर ECOs will be treated as if they are the supplier of services, पर उनको separately as a restaurant service supplier अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सर जितने भी सप्लाईज रेस्टोरेंट करेंगे थ्रू स्विगी जोमेटो, तो सब रेस्टोरेंट का टर्नओवर, नो डाउट उस सप्लाईज के लिए लायबल कौन है? ECO लायबल है। स्विगी जोमेटो विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर द सप्लायर। पर जब रेस्टोरेंट का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन की जब बात आएगी, उसमें वो सारा टर्नओवर भी काउंट किया जाएगा जिनके लिए स्विगी जोमेटो लायबल थे, पर एक्चुअली सप्लाई तो रेस्टोरेंट ने किया था ना यार, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त सर वो सारे सप्लाईज जो ईसीओ के थ्रू किए वो सब भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा रेस्टोरेंट के लिए। बेटा आइए बच्चों, सर मल्टीपल ईसीओ जहां होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के केस में मल्टीपल ईसीओज है, तो ऐसे केस में कौन ईसीओ लायबल होगा टीसीएस के कंप्लायंस के लिए? तो सर अल्टीमेटली सप्लायर को कौन पेमेंट दे रहा है उसको टीसीएस कलेक्ट करने का है। जैसे मान लो सपोज ये बायर है, ये बायर साइड का ईसीओ, सर आप कस्टमर हो, आप किसी ईसीओ के पास गए, मान लो पेटीएम पे आप गए, पेटीएम से आपको शॉपिंग करनी कपड़ों की, पेटीएम ने क्या किया, रीडायरेक्ट कर लिया आपको कहां पे? पेटीएम मॉल पे। सर अब पेटीएम मॉल क्या है? वो एक सेपरेट ईसीओ है बेटा, उसने रीडायरेक्ट कर दिया आपको पेटीएम मॉल पे। अब पेटीएम मॉल पे बहुत सारे सप्लायर्स लिस्टेड है, तो सर अल्टीमेटली आपने जब वो शर्ट खरीदा होगा थ्रू पेटीएम, तो बायर साइड वाला ईसीओ कौन है? पेटीएम। सप्लायर साइड वाला ईसीओ कौन है? पेटीएम मॉल। तो सर अल्टीमेटली सप्लायर को पेमेंट कौन रिलीज करेगा? पेटीएम मॉल रिलीज करेगा। तो पेटीएम मॉल विल बी लायबल टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द टीसीएस, एंड टीसीएस की लायबिलिटी भी पेटीएम मॉल पे आएगी बेटा। पर सर सपोज सप्लायर साइड वाला ईसीओ खुद सप्लायर है, मतलब ये बायर है, बायर साइड वाला ईसीओ आप पेटीएम पे गए और पेटीएम मॉल ने खुद ने ही सप्लाई किया, वो भले ईसीओ, तो ऐसे केस में अल्टीमेटली ये भले ईसीओ है पर है तो सप्लायर ना यार, अल्टीमेटली सप्लाई इसने किया है। अब इसने सप्लाई किया है तो इसका ईसीओ कौन माना जाएगा? ये वाला ईसीओ माना जाएगा। तो ऐसे केस में दिस ईसीओ विल बी लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब सर टीडीएस टीसीएस पूरा आपकी ग्रिप में शायद आ गया होगा, हर माइन्यूट पॉइंट हमने कवर किए इन रिवीजन लेक्चर्स में। आई होप दिस रिवीजन लेक्चर्स विल हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड बिफोर द एग्जाम्स। एंड सर आप हर माइन्यूट पॉइंट को कवर करके जाएंगे तो 100% आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है, एंड हर एक पॉइंट आपका कनेक्ट होके यहां अगर रिवाइज हो गया तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, एंड क्वेश्चन में गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े। एंड सर आपके लिए मैसेज लिखा है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी अ ग्रेट पर्सन। एंड सर आपने स्टार्ट कर दिया है, माहौल बनेगा शानदार वाला, एंड लेक्चर में मजा आ गया हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट एंड लाइक एंड डू सब्सक्राइब द वीडियोस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर, लव यू लॉट। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी ताकत से पढ़े, पूरी एनर्जी लगा दे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।